हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है और ईमेल आईडी का लिंक है और व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो हमें व्हाट्सएप पर अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की एक कहानी रमेश की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रमेश है। ये बात आज से 20 साल पुरानी है। उस समय मेरी उम्र कुछ 8 या 9 साल की थी। मुझे याद है कि एक शाम हमारे घर पर यह मैसेज हमें मिला कि गांव में जो हमारा घर है वहाँ पर किसी की डेथ हो गई है। ये बात सिर्फ पापा को पता थी, लेकिन पापा किसी के सामने घर पे बोल नहीं रहे थे। बहुत पूछने पर उन्होंने मम्मी को और हम लोगों को बताया कि गांव का जो हमारा घर है वहाँ पर एक सदस्य की मौत हो गई। हम लोगों ने बहुत पूछा कि किसकी मौत हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम गांव चलते हैं। शायद वो इसलिए नहीं बताना चाह रहे थे कि अगर हमें पता चल जाता तो हो सकता है कि मेरी मम्मी और हमारा रोना तुरंत वहीं से शुरू हो जाता। हम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। पापा के साथ हम अपने गांव के लिए निकल पड़े। हमारा गांव तो काफ़ी दूर था। हम जानते थे कि पहुंचने में 1 से 2 दिन लगेंगे। हम उसी समय तुरंत गांव के लिए निकल तो गए थे, लेकिन इतना पता था कि 24 घंटे से पहले नहीं पहुंच पाएंगे। हम अगली रात में कुछ 12:30 बजे के आसपास हमारे गांव पहुंचे। हमारे गांव में पहुंचने के बाद उतनी रात में उस समय सवारी नहीं मिलती थी, इसीलिए हम लोगों ने पहले से ही सबको बता कर रखा था कि हम आने वाले हैं। एक ट्रैक्टर लेकर हमारे ही गांव का एक लड़का हमें लेने के लिए खड़ा हुआ था। हम स्टेशन पर उतरकर वहां से ट्रैक्टर में बैठकर उसके साथ घर के लिए निकल पड़े। हमारा घर स्टेशन से बहुत दूर था। अब भी हमें घर पहुंचने में 1 से 2 घंटा लगने वाला था। जब हम घर पर पहुंचे तब कुछ 2 सवा 2 हो रहे थे। घर में माहौल एकदम शांत था। हमारा गांव वैसे तो छोटा ही है। 20 साल पहले तो वहाँ की पॉपुलेशन और भी ज़्यादा कम थी। जब हम हमारे गांव के घर पर पहुंचे तो मैं ये देखने लगा कि गांव में पहुंच तो गए, लेकिन घर में कौन से सदस्य की मौत हुई है। तब पता चला कि जो मेरी मासी थी उनकी सबसे छोटी बेटी की मौत हुई, जो अभी 4 ही महीने की थी। सुनकर हम लोगों को बहुत दुख हुआ। मेरे पापा से हम लोगों ने कहा कि आपने हम लोगों को पहले क्यों नहीं बताया। पापा ने कहा कि तुम सभी लोग उसी को देखने के लिए वो पागल हो रहे थे। अगर मैं कह देता कि वही मर गई है तो तुम लोगों को शायद सदमा बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए तुम लोगों से ये बात छुपाना ही मैंने ठीक समझा। हम लोग उस समय रात में वहीं पर सो गए। अगले दिन सुबह उठने के बाद मैंने देखा कि मेरी मासी घर में चलते फिरते कुछ बड़बड़ा रही है। वो क्या बड़बड़ा रही है समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ, घर के सभी लोग उससे अब डरते भी है। वो अपने ही कमरे में बंद थी, यानी कि कोई भी उसे कमरे के बाहर नहीं निकालना चाहता था। उसका खाना पानी सब अंदर ही दे रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि पापा उस समय भी सारी सच्चाई जानने के बावजूद हम लोगों से कुछ छुपा रहे थे। जब हम लोगों ने पापा से कहा कि पापा, हमें भी मासी से मिलना है, पापा कहने लगे कि अभी नहीं, मासी की तबीयत खराब है। जब वो ठीक हो जाएगी तब तुम लोग जाकर ज़रूर मिल लेना। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम गांव जाते हैं तब सभी लोगों से खुले दिल से मिलते हैं और जितना मन चाहता है उतना उनके साथ रहते हैं। लेकिन मेरी मासी से मिलने मुझे ही छुप छुप के डर डर के मिलना पड़ रहा था। ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही थी। देखते ही देखते समय बीतता चला गया और सुबह से शाम कब हो गई हमें पता ही नहीं चला। जब शाम में मैं खेल कूद कर दोस्तों के साथ से बाहर घर में आया तब मैंने देखा कि मासी के कमरे से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन कभी आवाज़ मासी की आती चीखने की तो कभी आवाज़ किसी और की आ रही थी। लेकिन ये कैसे हो सकता था, क्योंकि मासी के कमरे में मासी के अलावा तो कोई नहीं था। फिर दूसरी आवाज़ किसकी थी?
यही बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैंने तुरंत पापा से पूछा कि पापा, ये आवाज़ें कैसी है और किसकी है? पापा ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब पापा अपने दोस्त से मिलने के लिए गए, तब मैं भी पापा के साथ गया। पापा को यूं लग रहा था कि मैं तो खेल कूदने में बिजी हूँ, लेकिन मैं पापा की और उनके दोस्त के बीच की बातें सब सुन रहा था। पापा ने उनके दोस्त से बातचीत शुरू की, तब उनका दोस्त कहने लगा कि हमारे गांव को लगकर जो जंगल था, उसी जंगल में एक कब्रिस्तान भी था। कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले से ही उस कब्रिस्तान में से या फिर उस जंगल में से किसी बुरी आत्मा का साया हमारे गांव पर पड़ गया है। पापा ने जब ये बात सुनी तो पापा दंग रह गए। पापा ने कहा कि ऐसा क्यों कि बुरी आत्मा का साया और हमारे ही गांव पे ये अफवाह हो सकती है? तब उस आदमी ने कहा कि ये अफवाह नहीं है, ये बिल्कुल सच है। फिर वो आदमी कहने लगा कि जैसे ही रात के 9 बजते हैं, सभी लोग अपने अपने घर पर चले जाते हैं और पूरा गांव एकदम वीरान हो जाता है। गांव में फिर कोई नहीं रहता। पापा ने कहा, लेकिन हम तो अभी 1-2 दिन पहले ही रात के 2 बजे आए, तभी तो हमको तो किसी ने कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि तुझे भले किसी ने कुछ नहीं कहा, क्या तूने देखा नहीं कि गांव में सभी लोग सो चुके थे? पापा ने कहा, ये तो आम बात है, गांव में लोग जल्दी ही सोते हैं। फिर उसने दोबारा पापा से कहा कि कल रात में तू यहीं था, तू घर पर खाना खाकर कितने बजे सोया? पापा ने कहा कि मैं तो 10 बजे सोया। फिर उसने पापा से पूछा कि बाहर से घर के अंदर कितने बजे गया था? पापा ने कहा कि मैं कुछ 7-8 बजे चला गया, उसके बाद बाहर ही नहीं निकला। वो कहने लगा कि अब ज़रूर बाहर रुक कर देखना, तुझे पता चलेगा। इसके साथ साथ वो ये भी बात मुस्कुरा कर कह रहा था कि कल तू आया तो कल सोमवार था, यानी जिस दिन हम लोग गांव में पहुंचे थे वो रात सोमवार की थी। वो कहने लगा कि इसीलिए तुझे कुछ नहीं हुआ। पापा ने कहा कि क्यों, भूत सोमवार को नहीं आते? ये कहकर पापा हंसने लगे। वो कहने लगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जितने भी लोग हैं वो सभी लोगों ने शनिवार की रात में ही उस आत्मा को देखा है या महसूस किया है। इसी के साथ वो कहने लगा कि आदमियों से ज़्यादा औरतों ने उसे देखा है और महसूस किया है। पापा को उसकी ये सब बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मैं भी चुपचाप दूर खड़ा होकर बिल्कुल आराम से सुन रहा था। फिर वो पापा से कहने लगा कि तू जानता है अब तेरी बहन के साथ क्या होगा? पापा ने कहा, क्या होगा? वो कहने लगा कि कुछ ही दिन में तेरी बहन एकदम पागल हो जाएगी। वो खुद को ही मारेगी, काटेगी और खुद का खून पीने लगेगी। पापा ने कहा, ये सब तू क्या बोल रहा है? वो कहने लगा कि ये पहली घटना नहीं है जो तेरे घर में हो रही है। ऐसी और 3 घटना अभी कुछ ही समय पहले हमारे ही गांव में घट चुकी है। पापा को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा। पापा एकदम घबरा गए। फिर वो कहने लगा कि तू जानता है तेरे आने से 4 दिन पहले क्या की थी तेरी बहन ने? पापा ने कहा कि क्या की? वो बता रहा था कि तेरी बहन जानवर को भी खा रही थी। कितने ऐसे कुत्ते बिल्ली हमारे ही गांव के जिसको मार मार कर तेरी बहन ने खा गया। उसके बाद ही उसे जंजीरों से बांधकर अपने ही कमरे में बंद कर दिया गया है। अगर विश्वास नहीं होता है तो तू अपने घर वालों से इस बारे में पूछ ले। पापा ने तुरंत वहाँ पर चाय का गिलास छोड़ा, मुझे लेकर घर पर जल्दी जल्दी आए और घर आने के बाद मेरी जो दादी माँ थी उनके साथ उनके कमरे में चले गए और जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं जानता था कि क्या बात थी। अगर मैं दरवाजे पर कान लगाकर सुनता तो घर के अंदर सभी लोग मुझे देख लेते। इसीलिए मैं तुरंत घर के बाहर भागा और जिस दीवार पर खिड़की थी वहीं पर कान लगाकर खड़ा हो गया और सुनने की कोशिश कर रहा था। जब पापा ने दादी माँ से ये सारी बात पूछी, तब मेरी दादी माँ ने पापा से कहा कि बात में बिल्कुल सच्चाई है। ये सब कुछ तेरी बहन कर रही थी, इसीलिए उसे ऐसा जंजीरों से बांध कर रखा गया। पापा कहने लगे, मैं तो अब तक ये सोच रहा था कि खाली बस मेरी बहन पागल है। तुम लोगों ने मुझे ये सारी बात पहले क्यों नहीं बताई? पापा को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन दादी माँ भी क्या करते, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर पापा ने दादी माँ से गांव की उन घटनाओं के बारे में पूछा जिसके बारे में
उनके दोस्त ने उन्हें बताया था। दादी माँ कहने लगी कि गांव की एक घटना तो इतनी दर्दनाक थी कि जिस औरत को जंजीरों में बांधा गया था, वो औरत खुद को पहले तो मार रही थी, काट रही थी, लेकिन जंजीरों में बांधने के बाद वो जब खुद को मार नहीं पा रही थी तो जिस दीवार से उसे बांधा गया था वो उसी दीवार पर जोर जोर से अपना सर मारने लगी। और सर मार मार कर उसके सर से जब खून जाने लगा तब उसने अपनी मुंडी पूरी पीछे घुमाई और अपना ही खून दीवार पर लगा हुआ चाटने लगी। जब उसने वो खून चाटी तब अचानक से उसकी आवाज़ बदल गई और वो गुर्राते हुए सभी लोगों से कहने लगी कि मुझे खून चाहिए, मुझे मांस चाहिए। लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। सभी लोगों को ये लग रहा था कि अगर इसके पास जाएंगे तो ये मार देगी, पर ऐसा नहीं था। शायद अगर उसे खून और मांस मिल जाता तो वो बच जाती। ऐसी ही 1-2 दिन तक बात और चली। उसके बाद एक रात में ये पता चला कि वो औरत कहीं गायब हो गई। वो कहाँ गायब हुई थी इसके बारे में किसी को नहीं पता। लगभग 8-10 दिन तक ढूंढने के बाद उसकी लाश उसी जंगल में मिली। जंगल में लाश को देखने के बाद गांव वाले दंग रह गए, क्योंकि उसने अपने ही शरीर को बुरी तरह से काट पीट कर घायल कर दिया था। जिन लोगों ने उस लाश को देखा वो लोग ये बात दावे के साथ कहते हैं कि उसने अपने ही शरीर का मांस खाना शुरू कर दिया था। यानी कि वो खुद के ही हाथ पैर को काट कर वहाँ से मांस निकाल कर खा रही थी। और फिर जब उसकी मौत भी हुई तो लोग कहते हैं कि उसका शरीर एकदम काला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसा मानो अभी अभी इस पर किसी ने पेट्रोल डालकर आग लगा दिया था और उसके शरीर में एक बूंद भी खून का नहीं बचा था। जब ये सारी बात घर पर पिताजी को मालूम पड़ी तो पिताजी के होश उड़ गए। अब पिताजी ये सोचने लगे कि मेरी बहन को मैं बचाऊं कैसे। उन्होंने तुरंत ही आसपास के लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि कोई जानकार आदमी हो, पुजारी या बाबा हो जो मेरी बहन को बचा सके। बहुत इस बारे में बातचीत करने के बाद एक आदमी ने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक दरगाह है, वहाँ पर आपको एक बाबा मिल सकते हैं, आप जाकर एक बार उनसे बात करो। जब मेरे पिताजी को ये चीज़ पता चली तो वो बिना देरी के तुरंत ही उस दरगाह के लिए निकल पड़े। दरगाह हमारे घर से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर थी। पापा जब दरगाह पर पहुंचे तो वहाँ उनके साथ क्या हुआ वो तो हमें पता नहीं, लेकिन शाम में झुके कंधों के साथ थके हुए वो घर पर लौटे। घर आने के बाद फिर से वो दादी माँ के कमरे में चले गए और जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने जैसे ही पापा को कमरे में जाते हुए देखा, मैं तुरंत घर की दीवार से लग गया बाहर जाकर और सुनने लगा। पापा दादी माँ से कह रहे थे कि माँ चिंता की कोई बात नहीं है, बस 2 दिन की बात है। 2 दिन में वो बाबा हमारे घर आ जाएंगे और आने के बाद वो सब कुछ ठीक कर देंगे। दादी माँ ने कहा तो बाबा को अभी क्यों नहीं लाया? मेरे पापा कहने लगे कि वो बाबा ने कहा कि मुझे आज बैठकर देखना होगा और उसे मालूम करना होगा कि असल में वो आत्मा कौन है, वो कोई आत्मा है, जिन है, क्या है और वो क्या चाहती है। बाबा कुछ क्रियाक्रम करेंगे और उसी लिए उन्हें 2 दिन लग जाएंगे। फिर पिताजी ने अपनी माँ से कहा कि माँ इसी के साथ साथ बाबा जी ने 2 बातें और कही है। सबसे पहला कि घर वालों को चौकन्ना रहना होगा और दूसरा ये कि हमें हमारी बहन का ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो कभी भी घर से भाग सकती है। उसका दरवाज़ा खिड़की सब कुछ बंद करके रखेंगे हम, और रात के समय जब सब सो जाते हैं तब 2 लोग उसके कमरे के बाहर बैठकर पहरा देंगे। दादी ने कहा कि तुझे जो ठीक लगता है वो तू कर, और रोते हुए कहने लगी कि बस मेरी बच्ची को ठीक कर दें। बस इतना कहने के बाद मेरे पिताजी भी उस कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं ये देख रहा था कि कब 2 दिन होते हैं वो बाबा आते हैं और सब कुछ ठीक कर देते हैं। हमारा घर भी मासी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। दोस्तों, आप लोगों को एक बात मैं ये भी बता दूं कि जो मेरी मासी थी वो मेरी मम्मी की सगी बहन थी।
बात कुछ ऐसी थी कि जब मेरी मम्मी और मेरे पापा की शादी हुई थी, तो उसके कुछ 3 महीने के बाद मेरे जो नाना थे वो एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। मेरी नानी तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। अब मेरी मासी का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए मेरी मासी मेरी दादी के घर पर आकर रहने लगी थी और वो उसी को अपना मायका समझती थी। फिर कुछ 2 साल के बाद उनकी भी शादी हो गई थी और उनकी जिस आदमी से शादी हुई वो शादी करने के बाद काम से आउट ऑफ इंडिया रहने लगा। यानी कि वो साल में या 2 साल में एक बार आता और जो भी पैसा लगता वो महीने का अपनी पत्नी को भेज देता था। इसीलिए मेरी जो मासी थी वो मेरी दादी के ही घर पे रहती थी और उसी को अपना घर समझती थी। मेरे पापा भी उससे अपनी बहन बना लिए थे कि ये मेरी बहन जैसी है, क्योंकि मेरे पापा को कोई भी बहन नहीं है। मेरे पापा और मेरे 2 चाचा, बस ये 3 ही भाई थे। इसीलिए मेरे चाचा लोगों ने भी मेरी मासी को अपनी बहन समझा था कि ये हमारी बहन जैसी है और हम इसे बहन ही मानते हैं। अब दोस्तों आगे की कहानी पर आता हूँ। बात कुछ ऐसी हुई कि वो 2 दिन तक मेरी मासी ने सच में पूरे घर वालों का जीना मुश्किल कर दिया था। बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें करती थी, लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखा वो ये थी कि मासी पूरी जंजीरों में जकड़ी हुई एक कोने में बंधी हुई थी। लेकिन रात के समय अंदर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही थी और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मुझे खोल दो, मुझे बाहर आने दो। अब सवाल ये था कि मासी जिस कोने में बंद थी वहाँ से दरवाज़ा काफ़ी दूर था और उतना लंबा हाथ एक आम आदमी तो कर ही नहीं सकता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए भी कम से कम 10 कदम चलना पड़ेगा। सवाल ये उठता था कि मासी अपनी जगह पर बैठे बैठे वो दरवाज़ा कैसे खटखटा रही थी। या दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जो आत्मा उस पर हावी थी वही आत्मा आकर उस दरवाजे को खटखटा रही थी। दोस्तों यही नहीं, अगले दिन सुबह होने के बाद मैंने मासी के दरवाजे पर जब कान लगाया तो मैंने सुना कि अंदर से एक बहुत ज़्यादा गुस्से वाली आवाज़ मुझसे कह रही थी कि दरवाजे से दूर हो जा। मैं तो एकदम दंग रह गया कि मैंने दरवाजे पर कान लगाया, ये बात अंदर मासी को कैसे पता, और मेरी मासी की ऐसी आवाज़ थी ही नहीं। तो फिर मेरी मासी ने किसकी आवाज़ में ये बात की? सच में कोई और भी है अंदर? मैं तुरंत घबरा कर रोने लगा और भागकर पापा के पास चला गया। पापा उल्टा मुझे ही डांटने लगे कि मना किया था ना, वहाँ नहीं जाना, तू नहीं सुधरेगा, तुझे समझ में नहीं आती है हमारी बात। मैं पापा से कहने लगा कि पापा मैं तो सिर्फ देखने गया था, मुझे क्या पता था कि मासी को इतना गुस्सा आ जाएगा। अब जब वो रात हुई तब वो रात में हम लोगों ने कुछ और चीज़ों को महसूस किया। वो ये थी कि अंदर से हम लोगों ने एक आवाज़ को सुना। वो आवाज़ ये कह रही थी कि अगर आज रात में मुझे बाहर नहीं निकाला गया तो आज मैं खुद की ही जान ले लूँगी। ये आवाज़ भी मासी की थी, लेकिन गुस्से में बोल रही थी। इसके बाद पापा ने तुरंत दरवाजे के बाहर खड़े होकर चिल्लाया कि आज की एक रात की बात है, कल हम लोग तुझे छोड़ देंगे, कल से तू आज़ाद है। लेकिन मासी मान नहीं रही थी। पापा ने उससे कहा कि देख, मुझ पर विश्वास कर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कल रात से तू इस घर से आज़ाद है और हम लोगों से भी। कल मैं खुद तुझे जंगल के उसी पुराने वाले कब्रिस्तान में छोड़कर आ जाऊंगा। जब पापा ने ये बात कही तब घर के सभी लोग पापा की शक्ल देखने लगे और ये सोचने लगे कि पापा को कैसे पता कि इसे जंगल वाले कब्रिस्तान में जाना है। और सच में दोस्तों वैसे ही हुआ। जैसे ही पापा ने ये बात करी कि मासी एकदम शांत हो गई और फिर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। पापा जब ये बोलकर वहाँ से हटे तब दादी माँ, मेरी मम्मी और मेरे चाचा लोग उनसे पूछने लगे कि तुझे कैसे पता कि इसे वहाँ जाना है। पापा ने कहा कि बाबा जी ने मुझे कुछ बताया है जिससे मुझे ये समझ में आया कि अगर इसे छोड़ दिया गया तो ये सबसे पहले वहीं जाएगी। फिर पिताजी कहने लगे कि बस कल शाम तक की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो रात तो बहुत अच्छे से कट गई। अगले दिन सुबह होने के बाद हम सभी लोग दरवाजे पर अपनी नज़रें गड़ाए बैठे थे कि अभी वो बाबा जी आएंगे
और सब चीज़ें ठीक हो गई। कुछ समय के बाद सच में वो बाबा जी आए। शायद शाम के 4 बज चुके थे। घर आने के बाद उन्होंने कुछ क्रिया करना शुरू की, जिसके बाद वो कहने लगे कि ठीक 6 बजे जैसे ही सूरज डूबेगा वैसे ही वो क्रिया शुरू हो गई। उनके साथ में 2 आदमी भी आए थे जो बड़ा सा ढोल लेकर आए थे। मैं ये सोच रहा था कि क्रियाक्रम करने में ये ढोल की क्या ज़रूरत। फिर वो बाबा कहने लगे कि आप लोग जानते हो कि इसके ऊपर जो आत्मा ने साया किया है वो झूठ बोल रहा है। पापा ने कहा, झूठ बोल रहा मतलब? वो कहने लगे कि इसके ऊपर एक बुरे जिन का साया है और वो आत्मा का नाम ले लेकर खुद को बचाना चाह रहा है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, आज उस जिन को मैं कैद करके लेके जाऊंगा। जैसे ही सूरज डूबा, वो जो 2-3 आदमी लोग थे बाबा के साथ, वो ढोल बजाने लगे। दोस्तों, जैसा जैसा वो बाबा के आदमी लोग ढोल बजा रहे थे, वैसा वैसा अंदर से मेरी मासी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। हम समझ नहीं पा रहे थे कि अंदर उसे हो क्या रहा है। कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा। लगभग 10-15 मिनट बीत गए। उसके बाद सारी चीज़ें एकदम शांत हो गई। फिर बाबा ने दरवाजे के पास जाकर बाहर से आवाज़ लगाकर पूछा, बेटी तुम ठीक हो? मेरी मासी ने दर्द में कर्राते हुए आवाज़ में जवाब दिया कि हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ। बाबा ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलकर एक झटके से दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर हम में से कोई नहीं गया था। बाबा अंदर एक मटका लेकर गए थे जिसके ऊपर लाल और काला धागा बंधा हुआ था। फिर बाबा आधे घंटे के बाद वो मटका बाहर लेकर आए और मेरी जो मासी थी वो एकदम अब ठीक हो चुकी थी, लेकिन हाँ, वो बहुत जख्मी थी। उन्हें हम लोगों ने डॉक्टर के पास ले जाना ही ठीक समझा। हम लोगों ने बाबा से बहुत पूछा कि आपने उस जिन को पकड़ा कैसे। वो कहने लगे कि वो सब तुम लोगों को जानना ज़रूरी नहीं है। वो इतना कहकर वहाँ से चले गए। जब मासी ठीक हुई तब कई समय के बाद मासी ने बताया कि जब बाबा उस कमरे के अंदर आए तब वो जिन बाबा के सामने आकर गुस्से में खड़ा हो गया और उन पर हमला करने ही वाला था कि बाबा ने तुरंत मटके पर जो हाथ ढका हुआ था वो हाथ को हटा दिया। बाबा का हाथ हटाना था कि वो जिन तड़पने लगा जैसा एक मछली बिना पानी के तड़पती है और वो कमरे के इधर उधर भागने लगा। लेकिन पता नहीं वो भाग क्यों नहीं पा रहा था। जब वो जिन को मैं शुरुआत में महसूस करना शुरू की थी तब तो वो दीवार के आर पार अंदर आ जाता था, यानी कि ऐसा लगता था उसे दरवाजे की ज़रूरत ही नहीं है, कभी भी कहीं से भी आ जाता। उस टाइम पे वो दीवार मानो ऐसा लग रहा था कि जैसा हम लोगों के लिए एक रक्षा कवच बन चुकी है कि वो उस दीवार से बाहर जा ही नहीं सकता। फिर बाबा ने उससे कहा कि तेरे पास इस मटके में आने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, चुपचाप इस मटके में आ जा। बस इतना कहना था कि वो चुपचाप बाबा के सामने जाकर खड़ा हुआ और वो कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मैं अब किसी को परेशान नहीं करूँगा। बाबा कहने लगे कि तूने पहले ही बहुत सारे लोगों को परेशान किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तेरे ये गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है। मैं जानता हूँ कि आगे भी तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, इसीलिए आज तुझे इस मटके में आना ही होगा। इसके बाद वो जिन भी चीखते चिल्लाते हुए और पता नहीं तरह तरह की आवाज़ करते हुए उस मटके में चला गया। बाबा ने तुरंत ही उस मटके पर एक प्याली जैसा कुछ ढाक दिया और ये सब करने में उन्हें आधा घंटा निकल गया। फिर जब हम लोग बाहर आए तब बाबा ने कहा कि आज के बाद ये जिन कभी किसी को गांव में परेशान नहीं करेगा। अब गांव वाले बिल्कुल आज़ाद हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब दिन हो या रात आप लोग कभी भी जंगल भी जा सकते हो और रात में देर तक गांव में बाहर घूम भी सकते हो। दोस्तों, इसके बाद सच में हमारे गांव में इतने साल गुजर गए लेकिन कभी किसी ने कोई भूत प्रेत या आत्मा को देखा ही नहीं। हाँ, अफवाहें उड़ती है लेकिन देखने का पक्का दावा ये किसी ने नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी रमेश की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी रोनित ने भेजी है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ 2 कहानियाँ शेयर कर रखी है। चलिए शुरू करते हैं इनकी कहानी। मेरा नाम रोनित है
दोस्तों, आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना हमारे ही गांव की है। कहा जाता है कि जो भी धरती पर जगह खाली या सुनसान हो, उस जगह पर आत्माएं जाकर रहने लगती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वीरान जगहों पर आत्माओं का बसेरा था, और उन आत्माओं के बसेरे में अगर कोई भी आदमी जाकर उन्हें परेशान करता है, तो वो आत्माएं अपना बदला लिए बिना उस आदमी को नहीं छोड़ती। ऐसी ही एक घटना हमारे गांव की थी, जो अभी कुछ समय पहले ही मेरे सामने आई। ये बात कई साल पुरानी है। कहते हैं कि गांव में एक आदमी रहा करता था, जिसकी नौकरी एक हॉस्पिटल में लगी थी। वो हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड था, और रात के समय वो हॉस्पिटल की जो सिक्योरिटी थी उसमें वो काम करता था। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि जिस जगह पर वो काम करता था, उस जगह के आसपास दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। वो हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा डरावना भी लगता था। वो आदमी उस जॉब को छोड़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसे दूसरी जगह नौकरी मिल नहीं रही थी और हॉस्पिटल वाले उसे उस जॉब को छोड़ने नहीं दे रहे थे। उस आदमी का कहना ये भी था कि हॉस्पिटल में रात के समय सिक्योरिटी में सिर्फ मैं अकेला होता था, और अंदर रिसेप्शन पर 2 लोग होते थे, और बाकी का पूरा हॉस्पिटल वैसे वीरान का वीरान होता था। तभी ही किसी ने उससे पूछा, क्या हॉस्पिटल में पेशेंट्स नहीं होते थे? उसने कहा कि पेशेंट्स होते थे। उन सभी लोगों के कमरे बंद हो जाते थे, और कमरे बंद हो जाने के बाद रात में आप लोग देखे ही होंगे कि हॉस्पिटल बिल्कुल शांत हो जाता है। वैसा ही वो भी हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल के पीछे की साइड कुछ भी नहीं था। सामने एक रोड बनाया गया था, वो भी एम्बुलेंस के लिए, कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन में जल्दी जल्दी गाड़ी उस हॉस्पिटल तक पहुंच सके, क्योंकि वो हॉस्पिटल किसी भी गांव में नहीं पड़ता था। 2-4 जो गांव उस हॉस्पिटल के आसपास थे, उसी गांव में से लोगों को लाकर वहां पर एडमिट कर दिया जाता जब उनकी तबीयत खराब हो जाती। एक रात की बात है कि मैं वहां पर काम कर रहा था कि अचानक से मैंने देखा हॉस्पिटल के पीछे की ओर कुछ लोग इधर उधर भाग रहे हैं। मुझे देखकर ऐसा लगा कि यहाँ तो आसपास कोई रहता भी नहीं है, फिर ये लोग यहाँ पर ऐसे कैसे भाग रहे हैं? और क्या ये लोग यहाँ पर भाग रहे हैं तो कोई इन्हें कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्योंकि उनके भागने की और चिल्लाने की आवाज़ बहुत ज़ोर की सुनाई दे रही थी। वह आदमी बताता है कि मैंने उन्हें भी चिल्लाना ठीक नहीं समझा, कि मैं अकेला ही जाकर उन्हें क्यों चिल्लाऊं और क्यों रोकूं जब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी जगह पर फिर से लौट आया और आकर बैठ गया। मेरी जो शिफ्ट थी वो रात के 8 से सुबह के 8 बजे तक थी, और मैं अपनी नाइट शिफ्ट को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि मुझे रात में नींद नहीं मिलती थी। 3 माले का जो हॉस्पिटल था, उसमें पहले 2 माले पर लोग यानी कि पेशेंट्स एडमिट थे, और वही वर्किंग कंडीशन में भी था। जो तीसरा माला था वो पूरी तरह बना नहीं था, और इसी वजह से वहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं था। एक रात में जब मैं वहाँ पर ड्यूटी करने लगा, तब मैंने देखा कि तीसरे माले पर कोई खड़ा है और ऊपर से नीचे की ओर झांक रहा है। जब मैंने ये देखा तो मैंने नीचे से ही आवाज़ लगाई, कौन है ऊपर? क्या कर रहा है? क्या चाहिए? लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। वो आदमी बिल्कुल काला सा लग रहा था। मैंने सोचा कि ऊपर जाकर देखना चाहिए। मैं जैसे ही हॉस्पिटल का गेट खोलकर हॉस्पिटल के अंदर घुसा, तो रिसेप्शन पर मैंने सबसे पहले जो 2 लोग बैठे हुए थे उनसे पूछा कि तीसरे माले पर कोई आदमी है, कौन है वो? वो लोग कहने लगे, हमें क्या पता। मैंने कहा कि कोई आदमी है, मैं जाकर देख कर आता हूँ। उनमें से जो एक आदमी था वो कहने लगा, क्या पता कोई पेशेंट तो ऊपर नहीं चला गया, चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हम दोनों ही ऊपर 3 माले तक पहुँचे। तीसरे माले पर पहुँचने के बाद हमने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। हमारे पास टॉर्च था, हमने टॉर्च की लाइट चालू करके अच्छे से वहाँ पर देखा, लेकिन कोई दिखा ही नहीं। मैंने उस आदमी से कहा कि तीसरे माले का दरवाज़ा जो है, यानी कि 2nd फ्लोर से 3rd फ्लोर पर जाने के लिए जो स्टेयरकेस पर दरवाज़ा लगा था, क्या वो अच्छी तरह से लॉक नहीं था? वो कहने लगा कि दरवाज़ा तो लॉक था, इसीलिए हम भी लॉक खोलकर ही अंदर गए। मैंने कहा कि हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन ऊपर कोई दिखाई नहीं दे रहा।
फिर एक बार को मुझे ऐसा लगा कि क्या पता वो आदमी ऊपर से कूद तो नहीं गया नीचे। मैं तुरंत ही चारों ओर जाकर नीचे देखने लगा, लेकिन नीचे कहीं पर कोई नहीं दिखा। मैंने उससे कहा कि क्या पता शायद मेरा ही वहम हो, लेकिन मैं जानता था ये मेरा वहम नहीं है, क्योंकि मैंने उस आदमी को कई बार वहाँ पर देखा था। हर बार तो मैं इग्नोर करता था। उस दिन मैंने उससे चिल्लाकर और चीख कर पूछ लिया, क्योंकि उस हॉस्पिटल में पहले भी कुछ भूतिया घटनाएं हुई थी जो कि पहले वाले सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बताई थी। मैंने ये सोचकर उस आदमी से नहीं कहा कि अगर मैं इसे बताऊंगा तो ये और ज़्यादा डर जाएगा, और इसीलिए मैं तुरंत वहाँ से नीचे उतरने का सोचा। दरवाज़ा हम लोगों ने लॉक किया और वहाँ से नीचे उतर गए। नीचे उतरने के बाद मैं मन में ये सोच रहा था कि कब तक ऐसे ही मैं परेशान रहूँगा इस नौकरी के लिए। अब बस हो गया, हॉस्पिटल वाले मुझे यहाँ से निकलने नहीं दे रहे और दूसरी नौकरी मुझे मिल रही नहीं। मैं जानता था कि अगर मैं नौकरी को बीच में से छोड़कर चला जाऊँगा तो मुझे पगार भी नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे वो भी चलेगा। अब दोस्तों हुआ ऐसा कि मैं बैठ के ये सब सोच ही रहा था कि मेरी नज़र फिर से ऊपर पड़ी। इस बार मैंने देखा कि सच में वो आदमी जो ऊपर खड़ा था वो घूरकर मुझे ही देख रहा था। और दोस्तों देखते ही देखते वो उस हॉस्पिटल की दीवार पर चलकर नीचे उतरने लगा। ये देखना था कि मैं डर के मारे चिल्लाकर घबराते हुए वहाँ से भागा और सीधा अपने घर की ओर भागने लगा। रात के कुछ 2 बज रहे होंगे। मेरा घर वहाँ से काफ़ी दूर था। मैं वैसे तो ज़्यादातर साइकिल से जाता था, लेकिन उस दिन मैं बिना साइकिल के ही चला गया था। इतनी रात में मुझे सवारी तो मिलने से रही, इसीलिए मैं भागता रहा। काफ़ी दूर आगे भागने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं यहाँ से अब भी पैदल जाऊँगा तो मेरा घर बहुत दूर है, क्यों ना मैं शॉर्टकट ले लूँ। और दोस्तों वो शॉर्टकट ही शायद मेरी उस समय की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि शॉर्टकट लेने के बाद मैंने ये महसूस किया कि रास्ता तो बिल्कुल सुनसान है। वहाँ पर ना तो कोई गाड़ी थी, ना ही कोई आदमी दिखाई दे रहा था। रास्ते पर एक जानवर तक नहीं दिख रहा था और लाइट का नामो निशान नहीं था। मैं घबरा कर भागने भागने में पता नहीं कहीं टॉर्च रास्ते में ही खो दिया था। अब सवाल ये था कि मैं अपने घर तक ठीक ठाक पहुँच पाऊँगा या नहीं। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। मुझे आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी बस मैं ये सोच ही रहा था कि सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं कि तभी ही जो आदमी 3 माले की बिल्डिंग से चलते हुए उस हॉस्पिटल की दीवार से नीचे आ रहा था, ठीक उसी को मैंने कुछ ही दूरी पर खड़ा देखा। वो देखकर तो मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसा कि मैं अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ और अब यहाँ से बच पाना नामुमकिन है। अब वो आदमी धीरे धीरे मेरी ओर चलते हुए आ रहा था। मैं तो वहाँ से बस जिस ओर रास्ता दिख रहा था उस ओर भाग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो भागते हुए भी ये नहीं दिख रहा था कि वो भाग रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसा वो हवा में उड़ते हुए आ रहा है। एक आदमी कितना भाग सकता है। मैं कुछ ही दूर पर भागकर थक गया और ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगा। हाँफते हाँफते मैं कब ज़मीन पर गिर गया मुझे समझ में ही नहीं आया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। तब मैंने देखा कि उस अंधेरे में से भी एक काला भयानक चेहरा निकलकर मेरी आंखों के सामने आ गया है और वो चेहरा मुझे ही घूर रहा था। मैं जान चुका था कि आज ये मेरा शिकार कर लेगा और यहाँ पर सारी बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसको ऊपर वाला बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। अभी ये सब चल ही रहा था कि पता नहीं कहाँ से मेरे आसपास 2-3 जंगली कुत्ते आकर भौंकना शुरू कर दिए और वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे। उनके भौंकने की वजह से जो भी वो आत्मा थी एकदम से उठकर खड़ी हो गई और वो कुत्ते उसकी ओर आगे भौंकते हुए जाने लगे। वो वहाँ से पीछे हटने लगी। मैं समझ चुका था कि शायद ये इन कुत्तों से डर कर पीछे जा रही है, या अब अगर मुझे बचना है तो ये कुत्तों का ही मुझे सहारा लेना होगा। अभी मैं ये सब देख ही रहा था कि मैंने पाया अब वो कुत्ते
उससे डर कर पीछे आ रहे हैं और मेरी तरफ भौंकते हुए भागते हुए आ रहे हैं। मैं जैसा तैसा वहां से उठकर खड़ा हुआ और भागना शुरू किया। वो कुत्ते शायद मेरे पीछे भाग रहे थे या पता नहीं उस आत्मा से डर कर भाग रहे थे। काफी दूर भागकर आ जाने के बाद मैं फिर से एक जगह रुक गया और मैं जोर जोर से सांस लेने लगा। वो कुत्ते भी ठीक मेरे ही साथ में आकर खड़े हो गए। मुझे जो अब तक लग रहा था कि वो मुझ पर हमला करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो मेरे साथ में आकर पीछे मुड़कर देखकर भौंकने लगे, शायद आने वाले संकट का मुझे संदेश दे रहे थे। मैं एकदम से उठकर दोबारा खड़ा हुआ और पीछे मुड़कर देखा। वो आत्मा ठीक मेरे सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। मैं मजबूर हो गया था। मैंने इसीलिए चिल्लाते हुए कहा, क्या करना चाहते हो? मुझे मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मारकर क्या मिलेगा? मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन अब मैं यहां से भागूंगा नहीं। मेरा इतना कहना था कि शायद वो आत्मा और ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। अब वो धीरे धीरे अपना आकार बदलकर बड़ा कर रही थी और उसकी आंखों से मैंने काला धुआं निकलते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी आंखों से वो धुआं एक गुस्से का रूप लेकर निकल रहा है। और उसने बड़ा सा मुंह खोला, इतना बड़ा मुंह कि एक आम आदमी वैसा मुंह खोल ही नहीं सकता है। उसके बड़े बड़े नोकीले और बहुत सारे दांत थे। वो धीरे धीरे अब मेरे करीब आने लगा। जैसे ही वो मुझ पर हमला करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि मैंने देखा जो एक कुत्ता मेरे राइट साइड में था, वो भौंकते हुए जोर से उस पर छलांग लगा दिया। लेकिन उस पर छलांग लगाने के बाद वो कुत्ते को कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो आत्मा शायद दोबारा डरकर एकदम से एक झटके से पीछे हो गई और वो मुझ पर हमला करने से रुक गई। ऐसा लग रहा था देखकर कि कुत्ता उसके शरीर के आर पार होकर निकला। वो आत्मा को उस कुत्ते से इतना ज्यादा डर लगने लगा कि अब वो मेरी ओर आगे बढ़ने के लिए डर रही थी। वो कहते हैं ना दोस्तों कि कुत्ते बहुत वफादार होते हैं। वो तो जंगली कुत्ते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जब ये चीज देखा कि कोई मुझ पर हमला कर रहा है तो अपनी जान की परवाह किए बिना वो लोग मुझे बचाने के लिए मेरे सामने आ गए। उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद भगवान ने ही इन कुत्तों को भेजा है मेरी रक्षा के लिए। मैं वहीं पर खड़े होकर सटपटा कर ये देख रहा था कि अब आगे क्या होगा। एक चीज तो मैं अपने मन में ठान लिया था कि आज मेरी मौत तो पक्की है, लेकिन वो कितनी दर्दनाक होगी वो देखना है। कुछ ही देर के बाद वो जो बाई और मेरे दो कुत्ते और खड़े थे, वो दोनों भी भौंकते हुए उस आत्मा के ऊपर जंप लगा दिए, शायद उसे काटने या उसे भगाने। लेकिन वो दोनों भी कुछ नहीं कर पाए। मैंने अब भी देखा कि वो दोनों ही उस आत्मा के शरीर के आर पार होकर बाहर निकल गए और वो आत्मा घबरा कर एकदम से पीछे हटी। वहां से मैंने देखा कि वो कुत्ते तीनों के तीनों उसे एक गोल दायरा बनाकर घेर ली और तीनों ही उस पर जोर जोर से भौंकने लगे। वो आत्मा बीच में ही खड़ी थी। कुत्ते चाहकर उस पर हमला तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन भौंक इतना रहे थे कि वहां मेरे कान दुखने लग गए। फिर मैंने देखा कि वो आत्मा एकदम से कहीं एक काले धुएं का रूप लेकर हवा में ही ओझल हो गई और वो कुत्तों का भौंकना भी धीरे धीरे बंद हो गया। उसके बाद मैं ये सोचने लगा कि ये सब क्या था और क्यों हुआ। इतना तो जानता था कि वो आत्मा ही है। मैंने वहीं पर खड़े होकर ऊपर आसमान पर देखकर ऊपर वाले का शुक्र अदा किया और फिर वहां से धीरे धीरे अपने घर का रास्ता ढूंढकर अपने घर पर आ गया। अगले दिन मैं ठीक उसी जगह पर गया जहां पर वो कुत्ते मुझे दिखे थे। मैं अपने दोस्तों के साथ गया। दोस्तों, हैरानी की बात ये थी कि वो कुत्ते मुझे अब भी बहुत अच्छे से जानते थे। मैं उनके लिए बिस्किट लेकर गया था। मैं जाकर उन्हें बिस्किट खिलाया। वो तीनों ही मुझे देखकर मेरे पास एकदम भागे भागे आए, जैसा कि एक दोस्त अपने दोस्त से मिलता है। उस दिन के बाद से कई साल तक वो कुत्ते और मैं बहुत अच्छे दोस्त बने रहे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि मैं एक दिन जब वहां पर पहुंचा तो वो तीनों ही वहां पर नहीं थे। हो सकता है शायद वो उस जंगल को या उस खाली जगह को छोड़कर कोई दूसरी जगह पर चले गए हों। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ
कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।